आप सभी का हमारे कांग्रेस पार्टी के सभागार में स्वागत है। हम सभी लोग कल रात को बनारस से लौटे। मेरे साथ प्रियंका गुप्ता जी हैं, हमारी प्रवक्ता हैं, इधर सुधा मिश्रा जी हैं, दानिश जी हैं सोशल मीडिया के हमारे, शालिनी जी हैं सोशल मीडिया से, और सचिन रावत जी हमारे प्रवक्ता हैं। ये सारे लोग बनारस में थे। उसके पहले रायबरेली, अमेठी और जगह जगह इन लोगों ने काम किया। कल चुनाव का आखिरी दौर है और कल का चुनाव कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। कल का चुनाव एक इतिहास रचने जा रहा है। हम लोग बनारस में थे, कुछ बातें वहाँ की करना चाहता हूँ मैं। साथी, हम 69 साल की उम्र में गर्मी में धूप में घूम रहे थे, आप लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ छाए में। बनारस में हम लोग थे। कल एक अजीब घटना घटी। किसी भी पार्टी का यह अधिकार है कि वो आप लोगों को विज्ञापन दे, अखबारों को, टीवी को विज्ञापन दे, और विज्ञापन में हम भाषा क्या इस्तेमाल करें, कंटेंट क्या इस्तेमाल करें, ये हमारा अधिकार है। और ये अधिकार अखबार और टीवी का है कि अगर उसके लिए कोई परमिशन लेनी है तो वो लोग खुद लेते हैं और उनको मिलती है। सिर्फ एक चीज़ हो सकती है कि हमारी भाषा गाली गलौज की ना हो, असंसदीय ना हो, गैर संवैधानिक ना हो, हम कोई देशद्रोह के कैटेगरी का कोई बात ना कर रहे हो, कानून के खिलाफ कोई बात ना कर रहे हो। हम लोगों ने ये तय किया, बनारस का पूरा चुनाव स्थानीय बनाम गुजराती हो गया है। हम लोगों ने ये तय किया, अजय राय जी का आपने बयान सुना होगा, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया, और राहुल गांधी, अखिलेश यादव की सभा में भी अखिलेश यादव, अजय राय जी ने अपना पूरा भाषण भोजपुरी में दिया। पूरा भाषण आप लोगों को सुनने को मिला होगा। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि जो आखिरी अपील अखबार में विज्ञापन की शक्ल में जानी है या टीवी मीडिया को देनी है, वो भोजपुरी में जाएगी। और उसके लिए वहाँ के प्रोफेसर सदानंद शाही, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हमारे दोस्त हैं, सतीश राय जो रिटायर्ड प्रोफेसर है, 36 साल प्रोफेसर रहे विद्यापीठ में, और मैं, हम तीनों लोगों ने मिलकर के उसके लिए काम किया। भोजपुरी के एक एक शब्द को चुनकर हमने एक अपील तैयार किया। एक नया कानून इन्होंने बना दिया है कि अगर आप कोई विज्ञापन भी देंगे तो पहले सूचना विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन लेने के लिए हमारे प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह जब वहाँ गए, उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन ये लगा दिया कि भोजपुरी में अपील नहीं छप सकती। भोजपुरी को मॉरिशस सरकार ने भी अपनी राष्ट्रभाषा का दर्जा दे रखा है। कई जगहों पर भोजपुरी को मान्यता मिली हुई है, यहाँ पर भी भोजपुरी को मान्यता मिल चुकी है। और मान्यता न भी हो तो भोजपुरी भाषा एक बहुत विशाल समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। और हमारे उस अपील को, उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। उस पर 2-3 घंटे जद्दोजहद और बहस चली। उस बहस के बाद फिर वो तैयार हुए कि ठीक है, हम छाप देंगे, इसको अलाउ कर देंगे। तब उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि 48 घंटे पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, और फिर उसका विरोध व्यक्त करते उन्होंने परमिशन देने से इनकार कर दिया। तब मैंने वो अपील भोजपुरी की कल आप लोगों को, हमारा जो मीडिया का ग्रुप है उसमें डाला, और तमाम तरह से हमने आपको शेयर किया है। मैं पूछना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से कि उनको उत्तर प्रदेश से नफरत है या भोजपुरी से नफरत है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से कि बनारस से वो 10 साल से सांसद है। बनारस भोजपुरी की राजधानी है, भोजपुरी भाषा की राजधानी है, भोजपुरी संस्कृति की राजधानी है। नरेंद्र मोदी को भोजपुरी संस्कृति और भोजपुरी भाषा से क्या नफरत है और क्यों नफरत है, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। और किसी की हैसियत नहीं है कि वो भोजपुरी संस्कृति के खिलाफ कुछ करे या भोजपुरी भाषा के खिलाफ कुछ करे। भोजपुरी भाषा अपने को लेकर के दुनिया के तमाम देशों में गई, मजदूर बन करके गई थी और राजा बन गई। वहाँ मॉरिशस में, फिजी में, टोबैको में, ट्रिनिडाद में, वो तमाम ऐसे देश हैं कि भोजपुरी भाषा मजदूर बन करके गई थी, लद करके नावों में, ऐसी नाव में जिसमें 50 लोग बैठ सकते थे, 100 लोग अंग्रेजों के द्वारा लाद के ले जाए गए, और वहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन के बैठ गई है। उस भोजपुरी भाषा से नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार को इतनी नफरत है कि उन्होंने हमारे भोजपुरी की अपील को परमिशन देने से इनकार कर दिया। लेकिन वो उससे रुकने वाली नहीं है। वहाँ दोस्तों हमने देखा, हम लोग जब गांव में घूम रहे थे, इन लोगों ने सबने मीटिंगें की, दानिश ने और शालिनी ने
इन लोगों ने कुछ बड़ा काम किया वहां, हम आपको उसके बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं। पकड़िएगा। वहां कहा गया कि एक स्टेडियम बनाएंगे नरेंद्र मोदी, और जो पुराना स्टेडियम था उसको तोड़ करके स्टेडियम बनाया गया। उसकी शक्ल ये है, ये इससे वो खिलाड़ी पैदा करने जा रहे हैं इस स्टेडियम से। ये स्टेडियम है। और दिखाता हूं, अभी और फोटो दिखाता हूं, फिर कुछ और दिखाऊंगा आपको मैं। ये स्टेडियम है, प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया गया स्टेडियम। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने पर उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने कहा, आपने गडकरी का बयान भी सुना होगा कि बनारस से कलकत्ता तक जहाज चलेंगे, जल यात्रा होगी, और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे तमाम जहाज चलाने के। ये उनका दावा था और नारा था। और जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उसका प्राधिकरण बनाया है, उसकी शक्ल ये है। ये उन्होंने जो बंदरगाह बनाया है उसकी शक्ल ये है। जंगल है और इस स्थिति में है। जब दानिश और शालिनी वहां गए, वहां सिर्फ एक चौकीदार बैठा है और वहां फोटो खींचने की मनाही है। उन लोगों ने इनको धमकाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी के शेर, ये कांग्रेस पार्टी के शेर थे, हमारे शेर और शेरनी। ये लोग डरे नहीं, इन्होंने सारी फोटो खींची, एक वीडियो बनाई, अभी हम आपको दिखाएंगे कि वहां उन्होंने क्या काम किया है। इतना झूठा प्रधानमंत्री, जिस क्षेत्र से 10 साल से एमपी है, उसने वहां के साथ ये व्यवहार किया है। गंगा नदी में उसने एक टेंट सिटी बना दिया, तंबू का शहर। आप खुद सोच के देखो कि तंबू के शहर में जो लोग रहेंगे, उनका मल मूत्र कहां भेजा गया है। ये गंगा को इस तरह से इन्होंने ट्रीट किया है। पूरे बनारस की हालत बहुत बुरी है। मैं जिस दिन बनारस पहुंचा, अजय राय की गली में निकला तो देखा नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। मेरे कैमरे में है, मैं भेज दूंगा आप लोगों को। छोटी सी गली में नरेंद्र मोदी का बोर्ड लगा, जो सभासद का लगना चाहिए, और पूरी गली टूटी हुई है। तो जब मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बनारस में हुई, मैंने ये सवाल उठाया कि ये देखिए बिल्कुल बगल की गली भी टूटी हुई है, नरेंद्र मोदी का बोर्ड लगा है। तो फिर रातों रात आप अपना कोई आदमी वहां भेज दीजिए, अजय राय के घर के बगल में आपको नई सड़क बनी मिल जाएगी। मेरे सवाल उठाने के बाद रातों रात फिर वो सड़क बनाई गई वहां पर। इस तरह का नरेंद्र मोदी का काम है। मैं जब वहां गांव में घूम रहा था तो हमारे लोग तो घर घर घूमते दिखलाई पड़े, तमाम गाड़ियां घूम रही थी, लेकिन पूरे बनारस के किसी गांव में भारतीय जनता पार्टी को मुझे न कोई गाड़ी मिली और न कोई उनका कार्यकर्ता वहां काम करता हुआ मिला। मुझे लगता है कि बनारस शहर में हमारी ये दोनों प्रवक्ता और सचिन और ये दोनों सोशल मीडिया के साथी, ये लोग घूम रहे थे, ये लोग भी वहां के बारे में यही कहेंगे। वहां नजर नहीं आ रहे नरेंद्र मोदी। एक और आश्चर्यजनक बात बताऊंगा, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोगों ने बनारस में इस पूरे चुनाव में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है और एक भी सभा नहीं किया है। और जब 1 तारीख को बनारस में वोट पड़ रहा होगा तो नरेंद्र मोदी उस विवेकानंद रॉक पर जा रहे हैं बैठने, जिस विवेकानंद का भाषण सुनकर के अमेरिका मुग्ध हो गया था वहां की धर्म सभा में। और विवेकानंद ने हिंदू धर्म की जो विवेचना किया है, जो उसके बारे में कहा है, सबको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा हिंदू धर्म की क्या विवेचना की गई है, हिंदू धर्म क्या है, उसको मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए। अगर उसको पढ़ लें तो आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग शायद बदल जाए, शायद वो जान जाए कि हिंदू धर्म असल में क्या है। नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं पता नहीं क्या करने के लिए। बड़ी अच्छी बात कही शालिनी ने, इन्होंने कहा कि दुनिया तो धर्म के लिए, आस्था के लिए, ज्ञान के लिए बनारस आती है। वो चाहे गौतम बुद्ध रहे हो, चाहे मंडन मिश्रा के परिवार से शास्त्रार्थ करके शंकराचार्य हारे हो, लोग बनारस आते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी उस बनारस को छोड़ करके विवेकानंद टेम्पल जा क्यों रहे हैं? मुझसे पूछा गया कि क्यों जा रहे हैं, क्या वहां ध्यान लगाएंगे? नहीं, ध्यान नहीं लगाएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पर्यटन कर लिया, सब जगह घूम आए। शायद विवेकानंद टेम्पल और विवेकानंद रॉक्स जो है वो वही केवल बची हुई है, और वहां लोग सूर्योदय देखने भी जाते हैं सुबह उठ करके जल्दी। नरेंद्र मोदी को लगा होगा कि 4 तारीख के बाद तो रहूंगा नहीं, तो प्रधानमंत्री के सुख और सुविधा के साथ
एक आखिरी जगह और देख लूं और सुबह का सूर्योदय देख लूं, क्योंकि पार्टी तो सूर्यास्त देखने जा रही है 4 तारीख को, तो सूर्योदय देखने जा रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री पद तो 4 तारीख को चला जाएगा। मित्रों, सारा घूमने के बाद, सारा आकलन करने के बाद मेरा यह दावा है, किसी भी हालत में कांग्रेस, किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी 176 सीट पार नहीं करने जा रही है। 176, उससे नीचे कितना जाएगी ये 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। किसी भी हालत, उत्तर प्रदेश में आधी सीट का लोग दावा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 35 सीट के आसपास शायद सिमट जाए, या हो सकता है उससे भी कम आए। ये अब आखिरी का आकलन है। जिस तरह से लोग घबराए हुए हैं, अमित शाह और उनके दर्जन भर मंत्री जिस तरह से डेरा डाले हुए हैं बनारस में और तमाम लोगों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लोग मिले, मैंने कहा घबराना मत, जितना दे वो ले लेना, वोट तो अजय राय को देना ही है, लेकिन उनसे भी कुछ मिल जाए तो ले लेने में कोई बुराई नहीं है, वो ले लेना, तुम्हारे घर वालों के काम आएगा। वहां जिस तरह से कर रहे हो, घबराए हुए हैं, मेरा अपना आकलन यह है कि नरेंद्र मोदी 1,30,32,000 वोट से बनारस में चुनाव हार सकते हैं। इसका किसी को विश्वास नहीं है, लेकिन पहले हमारी ही पार्टी के प्रधानमंत्री चुनाव हार चुकी हैं उसी बनारस के एक नेता से, और बनारस का दूसरा नेता फिर वही रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, प्रधानमंत्री को हराने का रिकॉर्ड। नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव हारने जा रहे हैं। मित्रों, इस दौरान हम लोगों ने एक रणनीति बनाई और रणनीति के तहत हमने बहुत सारे कार्यक्रम बनाए। लोगों ने कहा कि वो तो इतने लोग घूम रहे हैं, इतने सारे लोग घूम रहे हैं, आपके लोग कहाँ हैं? हमको उतने लोगों को घुमाने की जरूरत इसलिए नहीं थी, हम जानते थे कि हम जीत रहे हैं, और हम जानते थे जीत रहे, क्यों जानते थे? क्योंकि हम पिछले 1.5-2 साल से घूम रहे हैं। राहुल गांधी जो अब जन नेता, जन नायक बन चुके हैं, 4000 किलोमीटर की यात्रा पहले और 6700 किलोमीटर की यात्रा बाद में, 10,700 किलोमीटर चल करके वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइंस से काफी आगे निकल चुके थे। पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा खड़ा कर दिया, इंडिया गठबंधन को आगे ले जा खड़ा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हमने एक कार्यक्रम तय किया और उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने कुछ कार्यक्रम चलाए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इन्होंने 4 पब्लिक मीटिंग किया उत्तर प्रदेश में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी जी ने 9 पब्लिक मीटिंग किया, एक सम्मेलन में भाग लिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रियंका गांधी ने 22 पब्लिक मीटिंग में भाग लिया, 5 रोड शो किया, 15 जगह उनके अन्य स्वागत में छोटी छोटी सभाएं हुई और 18 नुक्कड़ सभाएं किया इन्होंने। अविनाश पांडे जी ने 15 पब्लिक मीटिंग किया, 2 रोड शो किया और 80 की 80 लोकसभा सीट पर इन्होंने समन्वय बैठक किया सभी दलों की, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की संख्या का कोई ठिकाना नहीं कि इन्होंने कितनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय राय जी ने तो खैर उन्होंने 4 विभिन्न जगहों पर जाके 4 पब्लिक मीटिंग किया, 1 रोड शो किया, 1 सम्मेलन किया, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई संख्या बहुत ज्यादा है, उसे गिनने की आवश्यकता नहीं है। आराधना मिश्रा जी ने 5 पब्लिक मीटिंग किया, 1 रोड शो किया और 1 सम्मेलन किया। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने 1 पब्लिक मीटिंग किया और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अखिलेश यादव जो हमारे एलआई हैं, उन्होंने 12 पब्लिक मीटिंग किया हमारे साथ और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने 5 पब्लिक मीटिंग किया और 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें एक लखनऊ में हुई थी। प्रमोद तिवारी जी ने 23 पब्लिक मीटिंग किया, 1 रोड शो किया, 1 सम्मेलन किया और 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और 9 जगह बाकी और इलेक्शन कैंपेन में हो गए और नुक्कड़ सभाएं भी की। मुकुल अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने 1 पब्लिक मीटिंग किया। सलमान खुर्शीद साहब ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सचिन पायलट ने 1 सभा किया और 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
और कैंपेन में कई जगह गए। सुप्रिया पुनिया साहब ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सुप्रिया श्रीनेत ने महाराजगंज में बहुत सारी सभाएं किया और कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने एक रैली किया और 12 जगह अन्य जगह प्रचार करने के लिए गए। इसी तरह से हमारा ये कैंपेन पूरा चला है। इस कैंपेन के बाद हम सारे लोग आश्वस्त हैं कि हम 4 तारीख को सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं दानिश जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक वीडियो जो कृपया दिखा दें, फिर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। इस पर उस पर दिखा दें आप प्लीज। उनको छोड़ क्या हुआ? पहले तो हाँ, ये आपका वो सामने का ये पहला जो वीडियो है ये आपका क्रूज का वीडियो है, जो ये क्रूज को हर जगह होर्डिंग लगा रखे हैं पूरे बनारस में कि इससे विकास हो रहा है। तो ये क्रूज जिस जगह पर है, ये जिस जगह पर यहाँ क्रूज खड़ी है उस जगह का वीडियो है और आप देख सकते हैं इस वीडियो को हमने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया। अच्छा जी, आप बोलते जाइए। आप अपनी बात कहते जाइए। देखिए इसे हमने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर किया है जी। हमने अपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सारे हैंडल्स पर अभी पोस्ट कर रहे हैं इमीडिएटली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा घाट है, जो रविदास घाट, जिसको ये विकास के नाम पे बताते हैं, और ये क्रूज जिसे ये बता रहे हैं कि विकास हुआ है बनारस का, ये क्रूज एक प्राइवेट एजेंसी के पास है और इस क्रूज का किराया 900 रुपये। अब 900 रुपये में कौन सा बनारस का व्यक्ति इस क्रूज का फायदा उठाना है? और ये क्रूज किसी भी कोई मल्लाह नहीं चलाता, इससे ना किसी मल्लाह को फायदा है, ना किसी ई रिक्शा वाले को फायदा है, ना किसी लोकल वेंडर को फायदा है। ये पूरा वीडियो है जो हमारे ही स्टेट कोऑर्डिनेटर विकास कॉन्डे जी ने बनाया है। उस वीडियो में सारी जानकारी दे और लोकल लोगों से भी पूछा गया है। और इसके बाद जो असल में मल्लाह है वो इस घाट से करीब 200 मीटर दूर दूसरा एक छोटा घाट है, वहाँ पर उनके छोटे बोट हैं जहाँ से वो काम करते हैं। तो इससे बनारस के लोगों का या बनारस का क्या विकास हो रहा है, पहला तो इसका एक वीडियो है। उसके बाद दूसरा वीडियो हमारे पास उस बंदरगाह का है जिसको मोदी जी कहते हैं कि मोदी ने कहा था कि ये पुराने अतीत से हमें जोड़ा जी बताइए। हाँ, ये वीडियो हमने काफी जगह हमने देखा कि वहाँ पर होर्डिंग लगी हुई थी। शालिनी जी ने देखा कि वो बता रहे, शालिनी जी ने पूछा उसका बस कि ये पोर्ट कहाँ पर है। तो पूछा गया ये पोर्ट कहाँ पर है, तो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर विकास कॉन्डे जी ने बताया कि आइए पोर्ट आपको घुमा के लाते हैं, आपको पता चलेगा पोर्ट कहाँ पर। ये पोर्ट इतनी सुनसान जगह पर है कि अगर आप सुबह या शाम को चले जाए तो आप डर से वहाँ जाएंगे। पूरा जंगल इलाका है, आप आगे जाते हो जंगल में चेक लगा हुआ बोर्ड मिलता है आपको, जिसपे इस बोर्ड के बारे में लिखा हुआ है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई लोग नहीं। अंदर जाओ आप तो केवल पूरा जंगल पड़ा हुआ है, जंगल झाड़ियाँ हैं और वहाँ पे लड़के लड़कियाँ पिकनिक मना रहे हैं स्कूल छोड़कर आकर। और जो नशेबाज हैं, जो गंजेड़ी हैं, वो वहाँ पर आकर अपना धूम्रपान कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति एक गार्ड है, उससे जब ये जानकारी मांगी हुई कि क्या हो रहा है, तो वो कह रहा है भाई 2 शिपिंग कंटेनर रोज आती हैं। अब आप खुद बताइए कि जिस पोर्ट पर, जिस बंदरगाह पर 2 शिपिंग कंटेनर रोज आती हो, उसका ये हालत है कि वहाँ पर पूरा जो जंगल बना हुआ है उसकी बोर्ड तक की मरम्मत नहीं हुई। वो बोर्ड जिस साल 2019 में लगा था अभी तक वैसा का वैसा पड़ा हुआ जल खा चुका है। और उससे जब ज़्यादा पूछा गया तो उसने वही रटा जवाब दिया कि आप वीडियो ना बनाएं, फोटो ना बनाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको टीवी पर विकास का जो होर्डिंग दिखता है और जो उनके शहर में होर्डिंग बना रखा है, उसका असलियत में सच क्या है। और इस परियोजना पे जो खर्च हो रहा है वो तो टैक्स पेयर का पैसा है ना, पैसा उसमें लगा है। अच्छा, करोड़ों रुपए खर्च हुए तो हमारे टैक्स पेयर्स के है ना। प्रियंका जी वहाँ काफ़ी महिलाओं से मिली। मैं चाहता हूँ 1 मिनट में ये बताएं कि वहाँ की महिलाओं का क्या कहना, तो फिर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। देखिए, लगातार जो इश्यूज आ रहे हैं महिलाओं के सामने, वो महिला सुरक्षा का एक इशू था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में एक बीएचयू की छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश भर ने देखा कि किस तरह से उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसका वीडियो बनाया गया। 2 महीने तक लगातार वो लोग चुनाव का प्रचार करते रहे जो आरोपी थे और खुद उनके कार्यकर्ता थे।
तो हकीकत ये है कि आज महिला सुरक्षा को लेकर महिलाएं वाकई में चिंतित है। महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका घर चलाना मुश्किल है। महंगाई की जो मार है वो महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है। जिस तरह से आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा है, चाहे वो दूध से लेके दही हो, चाहे वो सिलेंडर का भाव हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो आटा हो, दाल हो, चावल हो, तेल हो, हर चीज़ के भाव लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक महिला का घर चलाना वाकई में मुश्किल है। महिलाओं से जब भी आप रूबरू होंगे, मुझे लगता है कि आप सभी वहाँ पर महिलाओं से मिलकर बात कर सकते हैं। और ये पूरे देश की समस्या है कि किस तरह से महिलाएं महंगाई और सुरक्षा को लेकर वाकई में चिंतित हैं। सचिन रावत वहाँ पर जो दलित बस्तियाँ हैं उनमें इन्होंने कई जगह पर दौरा किया और वहाँ जाके इन्होंने क्या देखा, वो लोग किस तरह करवट ले रहे हैं, उसके बारे में वो बताएंगे। हेलो 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 हाँ बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, बोलो। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ बनारस को पूरे देश झूठा सपना दिखाया। जब मैं वहाँ पर जो दलित बस्तियाँ थी, दलित बस्तियों में सबसे ज्यादा वहाँ पे सोनकर समाज के लोग थे, पासी समाज के लोग थे, जाटव समाज के लोग थे। मैं उनसे जाकर मिला तो उन्होंने यही बात बोली है कि प्रधानमंत्री जी जैसे सदन में हवाईबाजी वाली बातें करते हैं, वैसे बनारस में आकर के करते हैं। एक दलित इशू वहाँ पे सबसे बड़ा घटित हुआ, जहाँ पर एक युवक जो है जो सीरियसली सफाई कर रहा था, उसने दम तोड़ दिया। उसका परिवार अभी तक मुआवजा की तलाश में था, लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ना सांसद जो नरेंद्र मोदी जी हैं खुद उनके द्वारा उस पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा दिया गया। तो ऐसे जो दलित इश्यूज थे वहाँ पर वो सबसे ज्यादा रहे। और मैं कह सकता हूँ कि अजय राय जी वहाँ गुस्सा करके उन्होंने उसका मुद्दा उठाया और हम लोगों ने बेटी से मुलाकात की। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इस बार बनारस में सबसे ज्यादा वोटों से हारने वाले हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। धन्यवाद। दोस्तों, ये जो लोग गए वहाँ, शाली आपको नहीं कुछ कहना? अच्छा, जो लोग वहाँ गए और भी कई साथी थे, मैं चाहता था वो लोग यहाँ रहे, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए। मैं उन लोगों सबके आपको वर्णन सुनाना चाहता था कि प्रधानमंत्री का चुनाव उनका हारना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं जिन गाँव में गया उनमें राजभर गाँव थे, उसमें यादव गाँव थे, मल्लाह लोगों के गाँव थे, लोहार लोगों के गाँव थे, ठाकुर लोगों के गाँव थे और ब्राह्मण लोगों के गाँव थे। करीब 70 सभाएं, 70 या 72 पब्लिक मीटिंग गांव के इलाकों में मुझे करने का मौका मिला। और उसके बाद रात के टाइम में शहर में, चूंकि वहाँ मेरा संपर्क है, बहुत पुराना संपर्क है, 80 में मैं वहाँ चुनाव में 1 महीना रहा था और वहाँ संबंध है मेरा, तो काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं राजभर लोगों में गया, मैंने कहा भाई आप लोग क्या कर रहे हो? तो हमारी गाड़ी पर झंडा नहीं था। उन्होंने छूटते ही कहा हम तो अजय राय को वोट दे रहे हैं। मैंने अजय राय को क्यों वोट दे रहे हो? आपका तो राजभर एक नेता है जो बीजेपी के साथ है। बोले वो तो अपने और अपने बेटे के लिए काम करता, हमारे समाज के लिए नहीं करता। इसी तरह की बात मौर्या लोगों ने कहा, इसी तरह की बात निषाद लोगों ने कहा, इसी तरह की बात मल्लाह लोगों ने कहा। कुछ नौजवानों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात किया तो नौजवान लोगों ने कहा कि हम जात बिरादरी नहीं जानते, हम सारे नौजवान लोग राहुल गांधी के साथ हैं, क्योंकि राहुल गांधी हमको 30 लाख रोजगार तो तुरंत दे रहे हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और 1 लाख रुपए दे रहे हैं। गांव की दलित महिलाओं से मेरी मुलाकात हुई, उन महिलाओं को यह पता था कि उनको कहीं 1 लाख रुपया कांग्रेस पार्टी से मिलने वाला है। उन गांव के लोगों को यह पता था कि कांग्रेस पार्टी से 10 किलो अनाज मिलने वाला है। मेरे लिए ये आश्चर्यजनक लेकिन सुखद अनुभूति थी कि हाथ में जो मोबाइल हर आदमी के हाथ में आ गया, सस्ता या महंगा, उसने सारी बातें अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दिया है। और राहुल गांधी जी ने जो न्याय पत्र बनवाया है, उस न्याय पत्र की चर्चा अंतिम व्यक्ति तक थी। मैं तो तब आश्चर्यचकित रह गया जब गांव की एक दलित महिला ने यह कहा भोजपुरी में, ए बाबू ये नरेंद्र फिर आई है तो बाबा साहब वाली किताबियां फाड़ दी है का? उसने कहा कि नरेंद्र मोदी फिर आएंगे तो क्या बाबा साहब की बनाई किताब को फाड़ देंगे क्या? भोजपुरी में बोली कि बाबू वो आई है तो बाबा साहब वाली किताबियां फाड़ दी है का? और ओकरे नाते हमने के जो कुछ मिला ला वो ना मिली ने, हमने लड़कियां की नौकरियां ना मिली ने। तो इस तरह की बात अगर गांव के अंतिम छोर में बैठी हुई महिला के दिमाग में पहुंच चुकी है तो अपने आप ये चीजें सेट हो चुकी है। और चुनाव इस बार मुद्दा बनाम जुमला हो गया है। आज बनारस का चुनाव बनारस स्थानीय बनाम गुजराती हो गया है, क्योंकि पूरे बनारस में आलोक जी
और साथ ही पूरे बनारस में हालत यह है कि इन्होंने बताया कि क्रूज का कारोबार मल्लाह नहीं कर रहे हैं, गुजरात के लोग कर रहे हैं। वहां जो भी कुछ बन रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब गुजराती कर रहे हैं। यहां तक कि जो चुनाव प्रचार भी है उसमें उनको यूपी और बनारस के लोगों पर विश्वास नहीं है, उसकी कमान भी सब गुजराती लोगों के हाथ में है। इसलिए चुनाव स्थानीय बनाम गुजराती हो गया है और वहां हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। कुल मिला के कल 13 सीटों पर चुनाव है। पिछली बार जब चुनाव था तो मैंने आपसे कहा था कि हम 8 सीट जीत गए हैं, बाकी सीट पे कड़ा संघर्ष है। कल के बारे मेरा दावा यह है कि 13 की 13 सीट पर भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। कोई सवाल हो मित्रों? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। कोई सवाल हो तो बताएं। एक सवाल ऐसा आपका कि सीटों को लेकर अलग-अलग आ रहे हैं। आपने खालिद साहब 200 बता रहे हैं, आप 176 बता रहे हैं, अखिलेश जी कुछ बता रहे हैं। आपकी सरकार आने जा रही है। नहीं राजेश जी, मैं एक मिनट अपनी बात कह दूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 200 से कम आएगी, 200 पार नहीं करेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं 150 आएगी। राहुल जी ने पहले कहा 180, फिर बोले कि मुझे अब जो सूचना मिल रही 150 भी नहीं आएगी। ये कहने का तरीका है। मेरा तरीका ये है, मैंने पिछले चुनाव में किसी के लिए कहा था कि 125 आएगी, एग्जैक्ट संख्या कहा था, कम आएगी कितनी है नहीं कहा था। मेरा अपना जो कैलकुलेशन है, आप जैसे साथियों से बात करके, पूरे हिंदुस्तान में हमारे अपने साथी फैले हुए हैं। कल शाली जी और अंशु अवस्थी मेरे साथ आ रहे थे, रास्ते में कई लोगों से बात हो रही थी, बड़े बड़े नाम है इन लोगों के सामने। तो जो सूचनाएं हैं तमाम, और जो मेरा 52 साल की राजनीतिक जिंदगी का मेरा जो अनुभव है, मेरा कैलकुलेशन यह है कि बीजेपी अधिकतम 176 सीट पार नहीं करेगी। उससे कम कितनी आएगी मुझे नहीं मालूम। जी बताएं। चेहरा कौन होगा और ये वादे कैसे पूरे होंगे? चेहरा तय है। आपको पता है कि 1 तारीख को एक तरफ चुनाव हो रहा होगा, वोट पड़ रहा होगा, और दूसरी तरफ आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक बुला लिया है। उसमें हमारे एकाध सहयोगी इसलिए नहीं आ पाएंगे कि उनके यहाँ चुनाव है, लेकिन बाकी सब इकट्ठे होंगे। और उस 1 तारीख की बैठक का मकसद चेहरे पर मुहर लगाना। चेहरा तय है। 4 तारीख को रिजल्ट निकलने दीजिए, 6 तारीख को शपथ हो जाएगी, चेहरा पहले से तय है।